नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती का मामला, जहां बर्खास्त कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर्मचारियों की याचिका खारिज की है। नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। ये उत्तराखंड के युवाओं की जीत है। इस ऋतु खंडूरी ने ये बात कही। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी बर्खास्त कर्मचारियों को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर्मचारियों की याचिका को निरस्त कर दिया है। सभी बर्खास्त कर्मचारी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 228 बर्खास्त कर्मचारियों को झटका लगा है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा, मैं धन्यवाद करती हूं सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर लिए गए मेरे फैसले को सही ठहराया है। ये उत्तराखंड के युवाओं की जीत है। उत्तराखंड विधानसभा में जो भर्तियां हुई थी और जो निर्णय माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के खंडपीठ ने, डबल बेंच ने लिया था, उसके खिलाफ कुछ लोग आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे। यहाँ पर एक विशेष याचिका एसएलपी लगाई गई थी और यहाँ पर जो डबल बेंच था, उन्होंने उस पिटीशन को खारिज किया है। जब पिटीशन डिसमिस हुई, उसके बाद जो पिटिशनर्स थे, उनके वकील ने ये बात कही कि वो उस पिटीशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, जिसकी परमिशन डबल बेंच ने उन्हें दी। इस निर्णय के लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ। ये सभी उत्तराखंड के युवाओं की जीत है, उत्तराखंड के लोगों की जीत है। मैंने पहले भी कहा था कि कठोर निर्णय है, पर मैं कठोर निर्णय से लेने से पीछे नहीं हटूंगी। सुप्रीम कोर्ट भी अगर मुझे जाना पड़ेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। जो रिपोर्ट कोटिया कमेटी ने दी थी वो सही थी और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने जो एक अध्यक्ष के तौर पे, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पे जो मैंने निर्णय लिया था, उसको उन्होंने सही। बीजेपी के 13 जिला पंचायत सदस्यों को अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदेश कार्यालय में धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ा। दरअसल उत्तरकाशी जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ पर बीते कुछ समय से वित्तीय अनियमितताओं के मामले में एसआईटी जांच कर रही थी। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई है और इसी को लेकर बीजेपी के सभी जिला पंचायत सदस्य प्रदेश कार्यालय का पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन मन बनाया और रेड कारपेट बिछाकर धरने पर बैठ गए। किसी तरह प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें समझा बुझाकर 2 दिन का आश्वासन दिया, तब जाकर जिला पंचायत सदस्यों ने प्रदर्शन रोक दिया। मीडिया से मुखातिब जिला पंचायत सदस्यों ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तो उत्तरकाशी के जिलाध्यक्षों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें आश्वासन दिया। अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य। तो 13 जिला पंचायत सदस्यों ने प्रदेश कार्यालय में यह धरना प्रदर्शन किया। तो अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य, जहां रेड कारपेट बिछाकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें समझा बुझाकर 2 दिन का वक्त मांगा और जिसके बाद ये धरना प्रदर्शन बंद हुआ। सरकार ने उसी टाइम इन्हें बर्खास्त भी किया था जब इन पे पुष्टि हुई थी भ्रष्टाचार की। अच्छा। फिर उसके बाद ये कोर्ट गए, न्यायालय गए, वहाँ पे इन्होंने पार्टी का रजिस्टर है कि मैं वहाँ अपोजिट पार्टी का हूँ और ये पिटासीन डाली उन्होंने कोर्ट में, हाई कोर्ट में कि मेरे खिलाफ द्वेष भावना कर रहे हैं राजनीति। तो इन्हें राह दी और जो एसआईटी जाँच थी वो गतिमान रही, माननीय न्यायालय ने बोला था। और आज तक एसआईटी जाँच में आ गई 11 महीने के बाद, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ वहाँ 60 करोड़ से ऊपर का पैसा।
और ये जो अध्यक्ष है ये बोलता है वहाँ कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैंने तो सबको मैनेज कर रखा है, मंत्रियों को मैंने पैसे दे रखा है, जो विकास कार्यों के लिए जो पैसा आता है वो निकालता है वो बंदा, पता नहीं क्या कलाकारी करता है। उसके बाद ऐसी पावर है, फर्जी साइन तक कर रहा है वो अपने चेकों पे। वहाँ सारे एविडेंस हमने SIT को दे रखे हैं और SIT ने सारे एविडेंस शासन को दे। आज मुझे जिला पंचायत के उत्तरकार्य सदस्य मिले हैं, उन्होंने अपना विषय रखा है। न्याय संगत विषय को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री से संदर्भ में बातचीत करूंगा। और किसी को भी बचाने का कोई प्रयास होता नहीं है। जिनमें भ्रष्टाचार के विषय निकल के आते हैं, पहले भी कार्रवाई हुई है उनके ऊपर और विषय निकल के, और उसमें मुझे पता लगा कि SIT की जांच भी उस संदर्भ में हुई थी। उस जांच में रिपोर्ट दी है और मुख्यमंत्री यथा समय उसकी संबंध जो भी संभावित कार्रवाई होती करेंगे। आज उत्तराखंड सरकार राज्य के सीमांत गांवों में विकास को लेकर और भी संचिता हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाइब्रेंट विलेज योजना के साथ ही राज्य सरकार अपने स्तर से भी इन गांवों का विकास करने जा रही है। आपको बता दें, चीन के साथ सीमा पर भारतीय सेना के साथ हुई झड़प के बाद चीन से सटे उत्तराखंड के गांव को लेकर भी राज्य सरकार इनका तेजी से विकास चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार वाइब्रेंट विलेज योजना के साथ ही राज्य सरकार के स्तर पर भी इनका तेजी से विकास करने जा रही है। जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माड़ा गांव में कहा कि जो सीमांत के हमारे ये गांव हैं, इन सभी गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा दी है और प्रथम गांव की संज्ञा देकर उनका विकास हो, वो सबके ध्यान में आए, सबके कार्यशैली में आए, कार्य व्यवहार में आए, शासन प्रशासन सभी जाए। और उसको लेकर हम जहां भारत सरकार की जो वाइब्रेंट विलेज की योजना है, जो उस योजना पर तो काम कर ही रहे हैं और उसके साथ साथ राज्य सरकार भी अपने स्तर से इन गांवों के विकास के लिए सीमांत विकास के क्षेत्र में प्रतिबद्ध होकर आगे काम कर रही है। उत्तराखंड में 3 दिवसीय IAS वीक शुरू हो गया है। IAS वीक के पहले दिन आज CDO स्तर के अधिकारियों की बैठक हुई। विश्वकर्मा भवन में आयोजित बैठक में अफसरों ने जिलों में विकास कार्य व कामकाज कैसे बेहतर हो, इस पर चर्चा की गई। शुक्रवार को सीनियर IAS ऑफिसर जूनियर IAS ऑफिसर को अपने घर पर लंच देंगे। ग्रुप में अलग अलग IAS ऑफिसर अलग अलग IAS अफसरों को अपने घरों पर आमंत्रित करेंगे और बड़ी बैठक सचिवालय में आहूत की जाएगी, जिसमें बैठक के बाद IAS ऑफिसर लंच कर भविष्य में कामकाज को और सरल बनाने पर, अपनी समन्वय और बेहतर बनाने पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में आज से 3 दिनों का IAS वीक शुरू हो गया है। IAS वीक के दौरान सीनियर IAS ऑफिसर्स जूनियर्स के साथ डिस्कशन करेंगे और कामकाज को कैसे बेहतर करना है, आपसी कोऑर्डिनेशन कैसे बेहतर हो, इस पर चर्चा करेंगे। IAS ऑफिसर्स का 3 दिवसीय वीक सदैव चर्चाओं और सुर्खियों में भी रहा है, क्योंकि इसमें खास आयोजन एक दूसरे की IAS अफसर नकल करके बनाते हैं। आज मुख्यमंत्री इन IAS अफसरों को डिनर दे रहे हैं, तो कल गवर्नर इन्हें डिनर देंगे। इसके साथ ही तय ये भी किया गया है कि सीनियर IAS ऑफिसर्स के घर ग्रुप्स में जूनियर IAS अफसर लंच करने जाएंगे। 3 दिनों के इस आयोजन में उम्मीद की जा रही है कि राज्य के विकास में, अफसरों के आपसी सामंजस्य में और विकास योजनाओं को और धार देने में ये IAS वीक खासा महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर भी IAS अफसरों के साथ डिस्कशन करेंगे। तो सचिवालय में शनिवार के दिन, यानी जिस दिन कामकाज नहीं होता है, उस दिन भी ग्रुप डिस्कशन का दौर चलेगा, जो कि बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 3 दिन के इस IAS एसोसिएशन के वीक के बाद, इसके बाद अब IPS ऑफिसर्स का भी 3 दिवसीय वीक शुरू होने जा रहा है, जो कि दिसंबर अंत में हो सकता है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। पौड़ी जिले के कज्जिलखाल ब्लॉक के कमौली गांव में बरसों से बन रही एक मजार को राजस्व प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। बताया गया कि जब मजार की जांच की गई तो दस्तावेजों में यह चारगाह में निर्मित पाई गई है और इसे प्रशासन ने अतिक्रमण बनाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मजार के लिए पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी द्वारा विधायक निधि से 2 लाख रुपए 3 शेड निर्माण के लिए जारी किए गए थे, जिसके बाद से ही हिंदू संगठनों ने विधायक के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। मामला बढ़ने पर नहीं जिला प्रशासन पौड़ी ने JCB के जरिए मजार को ध्वस्त कर दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि अवैध मजारों के ध्वस्तीकरण का काम किया जा रहा है। ऐसे काम आगे भी लगातार जारी रहेंगे। कि मजार के लिए कोई पैसा नहीं दिया था,
निर्माण करने के लिए। ये केवल मैंने टीन शेड बनाने के लिए पैसा दिया था, और वो भी हिंदुओं की आस्था के कारण मैंने पैसा दिया, क्योंकि वहाँ पर जो है मुसलमान तो कोई है नहीं। अगर कोई किसी ने मज़ार बनाई है तो वो मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन ये था कि मर्धार जगह का नाम है और वहाँ पर टीन शेड बनाने की बात आई थी। तो हमारे मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो प्रस्ताव मेरे पास आया उसमें मैंने विधायक निधि रिलीज की है कि अवैध जो कंस्ट्रक्शन है ये नहीं होना चाहिए। और वैसे भी आपको पता है कि यहाँ बड़ा कंजेशन है और ट्रैफिक जैम लग जाते हैं, तो उसके निराकरण के लिए और मैं चाहता हूँ कि भावी योजना यहाँ पर एक रिंग रोड बनाया जाए, जिससे कि पौड़ी ज़िले को, पौड़ी टाउन को छोड़ते हुए आप पेरिफेरी से निकल जाएं, तो एक ग्रेटर रिंग रोड की हम लोग यहाँ योजना बनाएंगे, जिससे कि आबादी भी कंटेन हो जाए और यहाँ पर जो है लोगों को सुविधा भी हो। उत्तराखंड एसटीएफ ने 4 हत्याओं में शामिल शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तालिब नाम का ये कुख्यात बदमाश गाजियाबाद के डासना से जेसीबी चालक बनकर काम कर रहा था। तालिब लगातार ठिकाने और पहचान बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था और एसटीएफ के अनुसार तालिब ने अपने साथियों के साथ मिलकर 21 मई 2021 को हरिद्वार के खेड़ी खुर्द में 4 लोगों की रंजिशन हत्या कर दी थी और इस घटना के बाद से वह फरार चल रहा था। अंकिता भंडारी के तीनों हत्या आरोपियों के खिलाफ इसी हफ्ते चार्जशीट दाखिल की जाएगी। अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी की प्रमुख डीआईजी पी रेणुका देवी ने कहा कि तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित के खिलाफ चार्जशीट लगभग पूरी कर ली गई है। एसआईटी इसी हफ्ते चार्जशीट अदालत में दाखिल कर देगी। इसमें अभी विवेचना हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी इसी वीक में हम चार्जशीट दाखिल करेंगे। हम इसमें एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अलग से नामित करने के लिए हमने शासन से अनुरोध किया है। सो अभी चार्जशीट लगने के बाद नामित हो जाएगा तो वो केस को कल कोर्ट में ट्रायल के दौरान परस्यू करेंगे। कुछ धाराएं भी बढ़ाई हैं, जमुन की बात आई थी, धाराएं भी बढ़ाई हैं। वो अभी चार्जशीट लगने के बाद बताएंगे। अब तक हमने पहले क्या धारा लगाया था वही अभी कंटिन्यू। कुछ निकल के आया मैडम इस मामले में पूरे में? अभी कोई नया नहीं है। जसपुर में नशे के खिलाफ चेकिंग अभियान के तहत चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। तो तस्करों के पास से शिकायतें काफ़ी प्राप्त हो रही थी। इसके मद्देनज़र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उधम सिंह नगर द्वारा लगातार आदेश निर्देश देकर टीमें गठित की गई, जिसके अनुपालन में जसपुर पुलिस द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जसपुर के नेतृत्व में टीम गठित कर के दौरान चांस रिकवरी में पतरामपुर रोड फैजाम स्कूल के पास से 3 लोगों को स्मैक तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया। इसमें एक मोहम्मद शाहरुख जो पहले भी स्मैक तस्करी, चोरी और आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका। उत्तर प्रदेश में बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर के बाद अब उत्तराखंड में भी राज्य सरकार द्वारा धर्मनगरी हरिद्वार के हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने की तैयारी की जा रही है। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण में इसको लेकर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में गढ़वाल कमिश्नर द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाने की रूपरेखा तैयार की जाए। इसके अलावा बैठक में अवैध कॉलोनियों को लेकर एक टीम का गठन किया गया। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार का कहना है कि हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण में बैठक की गई है और इस बैठक में 17 प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। सबसे महत्वपूर्ण विषय हरिद्वार हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाने का रहा। इसको लेकर हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण को अनुमति दी गई है। कॉरिडोर बनाने की पूरी योजना बनाई जाए ताकि हरिद्वार आने वाले यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल सके। 17 प्रस्ताव थे जिन पर कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण बोर्ड ने आज एक हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण को अनुमति दी है कि हर की पैड़ी क्षेत्र को एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना बनाई जाए और उस योजना के अंतर्गत कंसल्टेंट नियुक्त करके और बड़े स्तर पर किस प्रकार से एक सुविधाजनक उसको बनाया जाए यात्रियों के लिए और सुंदरता उसकी बढ़ाई जाए, तो एक कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार करने के लिए उनको निर्देश दिए।
राजधानी में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा ही मामला संज्ञान में आया है, जहां देहरादून के वार्ड नंबर 57 में एक आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को आहार दिया जाता है और उसमें कीड़े निकल रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको मिलने वाले राशन में कीड़े निकल रहे हैं। जब इस बाबत आंगनबाड़ी वर्कर्स से बात की गई तो उनका कहना है कि जैसा राशन हमको मिल रहा है वैसे ही हम जनता को दे रहे हैं। और अगर वो नहीं दिया गया तो पिछला 3 महीने का रुका हुआ राशन देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ऊपर से नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जो उस पोहे को अगर मैं ना देखता, मैं डायरेक्ट उसको कढ़ाई में डाल देता तो उससे क्या दिक्कत हो सकती थी? बच्चे को दिक्कत हो सकती थी, बच्चा खाता, और वाइफ मेरी अभी प्रेग्नेंट है, उनको भी दिक्कत हो सकती थी। उसके कारण वो 7-8 कीड़े वो अंदर ही जाते। किसी की भी गलती, जब हमने पता ही नहीं है किससे हुई, अब जो क्या पता संस्था से हुई, कहाँ से हुई, ये तो अब हम नहीं बता सकते भाई। हम तो यही बता सकते कि हमारे पे ये राशन है, हमने आपको बता दी, बस जैसे पहुंचा हमने ऐसे दे दिया बस। वहीं नैनीताल में आज अतिक्रमण को तोड़ने के लिए पहुंची प्रशासन की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और जेसीबी मशीन को आगे नहीं बढ़ने दिया। झील विकास प्राधिकरण के सचिव उन लोगों के बीच में इस बात का जिक्र करते हुए आए कि कोर्ट के आदेश के बाद हमें कार्य अतिशीघ्र करना है। उसके बाद विधायक सरिता आर्य अतिक्रमण के बीच पहुंची और जिला प्रशासन व झील विकास प्राधिकरण से इस बात का जिक्र किया कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कुछ समय के लिए इस अतिक्रमण को तोड़ने के लिए 3 महीने का समय मांगने लगे, जिसमें जिला प्रशासन के लोगों ने कहा कि समय ज्यादा नहीं मिल सकता। आपस में समझौता होने के बाद 15 दिन के लिए अतिक्रमण को तोड़ने का क्या समय दिया। विधायक सरिता आर्य ने कहा कि स्थानीय लोग एक बार फिर कोर्ट जाए। उन्हीं के उसमें मैंने माननीय उच्च न्यायालय में सभी स्थानीय लोगों से जाने के लिए कहा है, क्योंकि पैरवी तो करनी ही पड़ेगी। और सरकार ने इनमें इन लोगों को बचाने के लिए जो डूब क्षेत्र था उसमें झील का निर्माण कर दिया गया है, चारों तरफ से दीवार कर दी गई है। ये लोग जितने भी हैं डूब क्षेत्र में नहीं आते और ये इनकी कुछ ज़मीनें खरीदी हुई हैं, कुछ नजूल की ज़मीन है, कुछ नगर पालिका की ज़मीन है, सब लोग ने उसमें खरीदी हुई ज़मीनें हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इनको राहत मिले और माननीय उच्च न्यायालय से भी इनको न्याय मिलेगा। कोर्ट के आदेश के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चला रहा है। गुरुवार को जिला प्रशासन ने ललतारापुर के लेकर देवपुरा चौक तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। इस क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, बस अड्डा होने के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। जिला प्रशासन द्वारा व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने की सूचना दी गई थी, मगर इसके बावजूद भी व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जेसीबी के जरिए अतिक्रमण को हटा दिया। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर पूरे शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। उसी में आज वाल्मीकि चौक से हम लोग देवपुरा चौक तक जो है अतिक्रमण हटा रहे हैं। अस्थायी प्रकृति का है, क्योंकि स्थायी अभी कुछ नहीं मिला, लेकिन जो भी अस्थायी प्रकृति का है उसे हटाया जा रहा है। में हम लोग परमानेंट सोल्यूशन खोजने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी होगा उससे बातचीत करके किया जाएगा। वहीं निर्मल आश्रम दीपमाला पब्लिक स्कूल 16 दिसंबर को 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली मनाने जा रहा है। इसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान संस्थापक महंत बाबा राम सिंह महाराज और संत जोत सिंह महाराज की मौजूदगी में स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही गुरुवाणी भी होगी। 10वीं और 12वीं के होनहार छात्र छात्राओं और साल 1997 में कार्यरत कर्मचारियों को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। चीफ गेस्ट इसमें गवर्नर साहब आ रहे हैं उत्तराखंड के, तो उन्होंने टाइम 45 मिनट का दिया है। वो स्पीच भी देंगे, प्राइजेस भी देंगे। इसमें हम खास करके बच्चों को जो 10th में फर्स्ट 3 पोजीशन और 12th में फर्स्ट 3 पोजीशन लेके आए हैं और जो हमारे एम्प्लॉयज़ 1997 से अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। पौड़ी जिले के 91 गांवों की सूरत जल्द ही संवरने की उम्मीद जगी है। इस चयनित गांवों में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत आर्थिक को मजबूती करने के आधार पर विकास कार्य किए जाएंगे। जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिले के सभी अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं को मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के साथ समन्वय में तैयार कर कार्य करने और गांवों का निरीक्षण कर पलायन के कारणों का सर्वे के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में बुधवार को मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना की
की समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि जिले के 91 गांव ऐसे हैं जिनमें 50% से ज्यादा पलायन हो चुका है। इन गांवों को मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत चयनित किया गया है। गांवों में अधिकारियों को गंभीरता व ईमानदारी के साथ सर्वे कार्य करना होगा। डीएम ने डीडीओ को इन सभी गांवों की बारीकी से सर्वे करने और वहां से पलायन के कारणों पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। हमारे 91 आइडेंटिफाइड विलेजेस हैं, वहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के थ्रू जो सर्वे करवाएंगे उसमें रूट कॉज को जानने की कोशिश करेंगे और इन सर्वे में हम कई सारे पॉइंट्स को, जिसमें कौन से मेजर रीज़न थे जिनके कारण ट्रिगर हो रहा है पलायन और किस तरीके से उन समस्याओं का समाधान किया जाना है और कौन सी योजनाएं, विलेज स्पेसिफिक योजनाएं बनाई जानी है, इन सभी को लेकर हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिए। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। करीब 6000 विद्यार्थी 24 दिसंबर को होने वाले चुनाव में छात्र नेताओं को चुनेंगे। इस चुनाव को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह है। छात्र नेता छात्रों को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी प्राथमिकताएं गिना रहे हैं, तो वहीं लिंगडोहा समिति के नियमों का पालन कराने के लिए छात्रों को आगाह किया जा चुका है। हमारा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय नवसर्जित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय है, नया विश्वविद्यालय है और हम जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण अनेकों ऐसी समस्याएं आई जिसके कारण छात्र संघ चुनाव भी बाधित रहे, लेकिन 2 साल के बाद अब छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं तो समस्त छात्र छात्राओं में एक खुशी की लहर है और हम पूरे जोर शोर से इस छात्र संघ चुनाव में प्रतिभाग करने जा रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी विजयी होगी। समस्त छात्र समुदाय ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, उसके बाद में अभी ये चुनाव होने जा रहे हैं तो विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साह का माहौल है। सब लोग बहुत खुश हैं कि चुनाव हो रहे हैं। हम लोग भी चाहते थे कि बच्चों की समस्याओं को सुनने के लिए कोई उनका लीडर होना चाहिए जो उनके हकों के लिए लड़े। तो अभी बहुत अच्छा फैसला लिया है चुनाव कराने का, तो सभी लोग खुश हैं। विश्वविद्यालय जो है ये अभी आज पहला चुनाव करा रहा है सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय का। तो 2 साल चुनाव नहीं हुए हैं तो बच्चों की ये राय थी कि इस बार चुनाव होना ही चाहिए, तो चुनाव करा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत शांति से और बहुत सौहार्द ढंग से संपन्न हो, ऐसी हमारी प्राथमिकता रह रही है। ऋषिकेश में रायवाला थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक होटल कर्मचारी को स्मैक की बिक्री करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 7.6 ग्राम स्मैक पुलिस ने बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम पंकज जोशी है और वह वैदिक नगर रायवाला का रहने वाला है। पूछताछ में पंकज ने बताया कि वह हरिद्वार के एक रेस्टोरेंट में नौकरी करता है। रेस्टोरेंट में आने वाले साहिल के नाम से व्यक्ति से वह स्मैक खरीद कर आसपास के क्षेत्रों में बेच देता है। रोड करते हुए वहां पर सीमेंट के पिलर लगा दिए और इस दौरान टीम ने क्रिकेटर ऋषभ पंत के दरवाजे के पास भी पिलर लगा दिया। इस दौरान कुछ व्यक्तियों ने विरोध भी किया, लेकिन रेलवे के अधिकारियों ने सख्ती करते हुए जमीन पर पिलर लगा दिया। रेलवे के वरिष्ठ खंड अभियंता ब्रजमोहन सिंह का कहना है कि कई बार नोटिस के बाद भी लोगों ने रेलवे की जमीन को कब्जा मुक्त नहीं किया, इसीलिए मजबूरन रेलवे की जमीन को लोगों से आज कब्जा मुक्त किया गया ताकि कोई भी अनाधिकृत से कब्जा ना कर सके। इसको आज हमने रेल की ज़मीन पे जो अनऑथराइज इस तरह का इंक्रोचमेंट था उसको पूरा हटवा रहे हैं और रेल की जो बाउंड्री लाइन है, सीमा है, उस पर अपना जो है ना बाउंड्री स्टोन लगवा रहे हैं। नोटिस तो इनको कई बार दिया, लेकिन ये लोग सुनते नहीं थे। अब ये कार्रवाई करने में हम लोग मजबूर हुए जो है कि अपना रेल की ज़मीन को खाली कराना, 1-1 इंच रेल की ज़मीन छुड़ा लेनी इन लोगों से। पिलर लगाए जा रहे हैं। अब फ्यूचर में जो ऊपर से प्रशासन का जो आदेश होगा तो वो कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशों पर कालाढूंगी प्रशासन ने भूकंप के बाद बचाव कार्य का मॉक ड्रिल किया। कालाढूंगी भूकंप की सूचना से खलबली मच गई। भूकंप का मुख्य केंद्र जीआईसी की आवासीय कॉलोनी को बताया गया और इसी दौरान प्रशासन बचाव कार्य में जुट गया। इसी के बीच नगर क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज में बड़ी घटना होने सूचना पर अफरा तफरी का माहौल बना है और बच्चों के अभिभावक रोते हुए अस्पताल पहुंचने लगे। और इसी भूकंप नहीं था बल्कि कालाढूंगी प्रशासन की ओर से भूकंप से बचाव के लिए मॉक ड्रिल
किया गया। भूकंप से जीआईसी की आवासीय कॉलोनी के कई भवनों के क्षतिग्रस्त होने और कई लोगों के घायल होने और भवनों में फंसे करीब 19 लोगों को आपदा टीम व पुलिस प्रशासन की टीम ने बचाया। भूकंप की सूचना एसडीएम रेखा कोहली ने जिले के अधिकारियों को दी, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बहरहाल यह मॉक ड्रिल था और पुलिस प्रशासन बचाव कार्य में जुटा हुआ था। जब नगर वासियों को मॉक ड्रिल की बात बताई गई तो उन्होंने राहत की सांस ली। जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के क्रम में आज भूकंप आपदा राहत बचाव की हमारे द्वारा मॉक ड्रिल यहाँ पे की गई। इसका उद्देश्य यही था कि अगर भविष्य में किसी तरह की कोई आपदा आती है, भूकंप आता है, तो उसके लिए कि हम लोग कितना अवेयर हैं, कितना हमारे पास कितने हम लोग जागरूक हैं और कैसे इसको हम फेस करेंगे इन फ्यूचर। अगर ऐसी कोई हमारे पास कि आपदा आती है तो हम कैसे उसको फेस करेंगे, यही इसका मेन उद्देश्य। तो आपदा की मॉक ड्रिल थी, एक भूकंप की मॉक ड्रिल थी और इसको कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इसको मैं देखने के लिए यहाँ पर था। इस मॉक ड्रिल का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि अगर इन फ्यूचर ईश्वर ना करे अगर कभी आपदा आती है तो इसमें जो हमारा पूरा पुलिस प्रशासन है और हमारा जो प्रशासन है, जो इसकी पूरी जितने टीमें हैं, वो किस तरीके से इसको क्रियान्वित करती हैं आपदा को और कितने जल्दी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर पाते हैं। और इसके लिए ये मॉक ड्रिल की गई थी और ये मॉक ड्रिल काफ़ी सफल रही है और सबके द्वारा अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन किया गया, अपने कार्यों को अच्छे से अंजाम दिया गया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पर इंडिया के साथ।